बेमौसमी बारिशों ने बड़ा डिस्टर्ब किया। इस वक्त गंदम का 2,63,000 मैट्रिक टन जो टारगेट था सरकारी तौर पर गंदम खरीदने का, उस या अब जिस वक्त जो बारिश है ना वो नुकसान कर सकती है उस फसल की वो। अच्छा, इसकी प्रमोशन के लिए आपका इदारा क्या कर रहा है कि किसान तक ये मैसेज पहुँचे कि आप सुंडी फ्री बीज काश्त करें? वो बिल्कुल उसकी कोई गारंटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। आज का प्रोग्राम हमारे ज़िम्मेदार किसान भाइयों के लिए है कि उन तक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इस हवाले से पहुंचाई जाएं कि गंदम की फसल के बाद उन्हें क्या काश्त करना है। तो आज इस हवाले से मैंने दावत दी है डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीर छंग जनाब महमूद कासिम साहब को, और उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसीर छंग तशरीफ़ रखते हैं मेयर नासिर सियाल साहब। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ और आज इनसे मुफीद मशवरे लेंगे कि इसके बाद हमें क्या काश्त करना है। तो इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, कैसा रहा इस दफ़ा किसान का सीज़न, ख़ास तौर पर गंदम के हवाले से? आप क्या समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट छंग के हवाले से इस पे मौसमियाती असरात बहुत थे गंदम पे, इस दफ़ा बेमौसमी बारिशों ने बड़ा डिस्टर्ब किया, तो क्या आप समझते हैं कि छंग वाले अपना टारगेट जो था वो पूरा कर पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बारिशें शुरू हुई हैं वो अच्छे मौसम पे आई हैं बारिशें। सिर्फ उसका ये नुकसान थोड़ा सा हुआ नज़र आ रहा था जी जी कि जो लॉजिंग होगी उसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो नुकसान नहीं हुआ, यानी बचत हो गई उसकी। जब हीट वेव शुरू हुई है मार्च के स्टार्ट में तो उस वक्त हमें खदशा था अगर ये कंटिन्यू रहती है तो हमारी क्रॉप जो है ना वो उसका दाना जो वो साइज़ पूरा नहीं कर सकेगा। मैं तो यही कहूँगा कि जो बारिशें हुई हैं वो हमारे गंदम की फसल के लिए रहमत साबित हुई हैं। अच्छा नासिर साहब, क्योंकि इसमें आप एक सेक्टर के इस वक्त इंचार्ज भी हैं सेंटर के, जहां आप देख रहे हैं, तो आप कितना % टारगेट हम छंग वाले अचीव कर चुके हैं इस वक्त? गंदम का 2,63,000 मैट्रिक टन जो टारगेट था सरकारी तौर पर गंदम खरीदने का, उस हवाले से सर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हमारा डिस्ट्रिक्ट का 92% बारदाना चला गया, और अच्छा। आज की जो फिगर है वो 70% हम जो है प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। अच्छा, 70% तक हम परचेज? 70% आज तक हमने ख़रीदारी मुकम्मल कर ली। और ये जो है मुख्तलिफ फिगर जो हमें रोज़ाना शेयर होती है, जो हर सेंटर से लेकर हम समरी बनाते हैं, वो वाली बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा सर, इस दफ़ा हमारी तकरीबन 32 से 35% यानी कि जो गंदम है अभी खेतों में पड़ी है। अच्छा, ये जो गंदम इस वक्त पड़ी है खेतों में, ये जो बारिशें अब शुरू हुई हैं ये तो उससे मुतासिर करेंगे? हाँ, ये अब जिस वक्त जो बारिश है ना वो नुकसान कर सकती है उस फसल की। हाँ, जो ये मई में जो मई में बारिशें हुई हैं, लेकिन ये फसल भी बहुत कम खड़ी है, इतनी ज़्यादा फसल नहीं इस वक्त है। अच्छा सर, इसके बाद एक और बात आ जाती है कि हमें अब किसान के लिए आप क्या मशवरा देंगे कि इस वक्त उसने सोचना ये है कि उसे क्या काश्त करना चाहिए? हमारे पास 2-3 ऑप्शंस आती हैं किसानों के पास, ख़ास तौर पर छंग का इलाका देखा जाए तो इसमें मुंजी की फसल को काफ़ी लोग काश्त करते हैं, चावल बहुत ज़्यादा इस एरिए में काश्त होती है, और उसके अलावा काटन से लोग पीछे हट गए थे। काटन का इस वजह से पीछे हटे कि लगा कि ये जो है ना नुकसानदेह फसल है, ये खर्चा ज़्यादा करवाती है और इनकम कम आती है, या बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि क्रैश कर जाता है किसान। तो इस दफ़ा कॉटन के हवाले से आपका क्या फोकस है? जी, इस दफ़ा गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इस पे अपना इंटरेस्ट शो किया है काटन पे। एक दौर था कि जंग में तकरीबन 1.5 लाख एकड़ पे काटन लगती थी। अच्छा, ऐसा दौर भी रहा है। तो वो आस्ते आस्ते क्या हुआ है, इधर शुगर के फैक्ट्रीज आ गई, तो वो एरिया जो है वो शुगर केने ले लिया, फिर राइस मिलें लग गई इधर, तो वो एरिया राइस में आ गया काफ़ी ज़्यादा। उसकी वजह ये थी कि काटन की क्रॉप जो उसकी इतना प्रोडक्शन जो है थी वो लागत बहुत ज़्यादा थी, पैदावारी लागत ज़्यादा बढ़ती गई और उसकी पैदावार कम होती गई, और इसे खतरी फसल कहते थे, बड़ा खतरा है सुंडी का। और इस पे इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता था पहले। उस समय वैरायटी भी ऐसी नहीं थी जो अब आ गई हैं। जी जी।
बीटी कॉटन आ गई, उसके बाद अब 3 जीन्स वैराइटीज़ आ गई हैं। अच्छा, यहाँ ये यानी ये वो वही आप जिक्र करना चाह रहे हैं जो सुंडी फ्री बीज जिसे कहा हाँ, जा रहा सुंडी फ्री बीज है। तो ये ऐसे है मार्केट में? हाँ जी, है मार्केट में वो। अच्छा, इसकी प्रमोशन के लिए आपका इदारा क्या कर रहा है कि किसान तक ये मैसेज पहुँचे कि आप सुंडी फ्री बीज काश्त करें? हाँ जी, उसके लिए हमारा जो फील्ड असिस्टेंट है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, हर गांव में जाके उसका एक शेड्यूल होता है एग्रीकल्चर ऑफिसर का, हर गांव में वो शेड्यूल के मुताबिक जाता है और फार्मर को एग्रीकल्चर ऑफिसर के जाने से पहले इतला होती है, फील्ड असिस्टेंट उनको इकट्ठे करता है, अनाउंसमेंट करता है गाँव में, उनको फर्दर जाके इतला करता है कि इस टाइम एग्रीकल्चर ऑफिसर ने आना है। वो आपको जो फसल मौके की होती है, मसलन इस वक्त काटन की क्रॉप है तो वो काटन के मतलब जो सीज़न होगा, सोइंग का सीज़न होगा, उसके मतलब उसको बताया जाएगा फार्मर को। उसके बाद सोइंग के बाद इसको हमने कैसे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है रिक्वायरमेंट वो पूरी करनी है वो बताएगा उसको। इसी तरह इस पे जो इंसेक्ट बीमारियां या इंसेक्ट आते हैं, पेस्टिसाइड का और दूसरे पेस्ट आते हैं, बीमारियां डिजीज़ आती हैं, उसके मतलब जैसे जैसे इसका वक्त आएगा उसके मुताबिक वो लेक्चर देगा। लेकिन ये असल बीज, जहाँ फिर एक बात आती है कि किसान के साथ धोखे बड़े होते हैं जी। मार्केट में जब किसान आता है ना, उसे खादें 2 नंबर मिलना शुरू हो जाती हैं, उसे बीज 2 नंबर मिलते हैं, उसे स्प्रे 2 नंबर मिलते हैं और सरेआम यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे बहुत से ऐसे जंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ ये सूरत हाल इसी तरह ही है कि बीज 2 नंबर मिलना हो तो वहाँ से मिल सकता है, खादें मिलनी हो तो मिल सकती हैं, सीड के ये जो स्प्रे मिलते हैं ये मिल जाते हैं। तो इसमें आप इस सारे माफिया से किसान को आप बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, उसके लिए मैं किसान से यही गुजारिश करूँगा कि वो हमेशा जब सीड उसने लेना है सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करें, ले मार्केट से जाके। उसकी निशानी यही है जो हम वो एक तो पैकशुदा होगा और जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट का सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है उसका टैग लगा होगा और उनकी तरफ से तस्दीकी सर्टिफिकेट उसमें दिया होगा, वो सीड खरीदे मार्केट से। तो जो ज़मींदार हमारा खुला सीड भी ले रहा है वो बिल्कुल उसकी तरफ ना जाए, वो बिल्कुल उसकी कोई गारंटी नहीं है और वो क्या है वो क्या नहीं है, सीड है भी सही, सीड है भी कि नहीं है, असल सीड उसमें सीड वाली क्वालिटी भी है या नहीं है। अच्छा नासिर साहब, आपका क्योंकि बड़ा इस हवाले से एक्सपीरियंस है कि सीड को फिर एक टाइम आता है कि इसे हमने परचेज़ कर लिया, उसके बाद आप इसे काश्त करना है, सबसे पहले सीड पे क्या असरात होने चाहिए, क्या करना चाहिए किसान को? जी बिल्कुल देखें, जो काटन के हवाले से मेरी हमेशा हर जगह पे जो ट्रेनिंग होती है ना, मैं कहता हूँ कि ये ऐसे समझे कि बहुत नाजुक चीज़ है जो आपके हाथ में है। जब तक आप इसको मतलब ट्रीटमेंट नहीं कर लेते, सीड ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं, यानी कि फंजीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड, अब इस तरह के प्रोडक्ट मौजूद हैं जी, जिसके साथ हम इनको, जिस तरह छोटे बच्चे नहीं पैदा होते उनको गुट्टी दे देते या पोलियो के खिलाफ उनको मतलब वैक्सीन दे देते। तो ये एक तरह का हमारे पास होमब्रे है, सुपर है, मीडा 70 है। अगर उसके 10 ग्राम 1 किलोग्राम बीज लगाकर काश्त करेंगे, यानी वो जिसे जहर कहा जा रहा है। हाँ, आप ये चाहते हैं जैसे हम गंदम का बीज काश्त करते हैं उस पर जहर लगाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि जब कॉटन का बीज आप काश्त करें उसके लिए भी जहर मौजूद है, पहले आपने वो इसको तो बहुत ज़्यादा मस्ट है। अच्छा, ये बात आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे उन किसान भाइयों तक पहुँच रही है। मैं खुद एक ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन मुझे भी इस मामले में नहीं पता था, कम इंफॉर्मेशन थी कि कॉटन के बीज को भी आप जहर लगा के काश्त करेंगे ताकि उसका जो पौधा है उसमें जो उसकी क्या कहते हैं, जहर उसके अंदर रच जाएगा जी, और उसकी रगों में फैल जाएगा। जब भी कोई कीड़ा उसको चूसने की कोशिश करेगा उसके मुँह में जहर जाएगा, हमारा पौधा बच जाएगा। ये बात, ये समझाने वाली बातें। अच्छा, ये वो बातें हैं जो हर किसान को अगर आप समझाएंगे तो फिर उसका कहीं वो पौधा भी बचेगा और फिर। अच्छा, इस वक्त आप समझते हैं कि कॉटन क्या बेहतर टाइम है उसे काश्त करने का, क्योंकि बारिशें आ रही हैं, आगे क्या सूरत हाल है ये भी हमारे किसान भाइयों को आप बताएंगे कि सर ये ख़ास तौर पर आपको सवाल कि ये जो मौसमी असरात हैं, आगे जो फसल आ रही है, अगर हम कॉटन काश्त करते हैं तो कॉटन पर जो असर होता है वो बारिशों का होता है, ये इसे मुतासिर करती हैं। तो आगे क्या सीज़न है, इस वक्त रिपोर्ट क्या है मौसमियाती जिसे कहा जा सकता? बारिश तो मेरा ख्याल इस हफ्ता में लगातार बारिश आ रही है। अच्छा, यानी मई के फर्स्ट वीक में। ठीक है। तो इस वक्त हमारी जो मोटिवेशनल कैंपेन है वो भी इस वक्त पीक पे है। हमने फार्मर को मोटिवेट करना है काटन की सोइंग के लिए, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी काटन है। क्योंकि हमारे इलाके में राइस आ चुका है, उसके मुकाबले में शुगर केन आ चुका है, और एक सबसे जो प्रॉफिटेबल क्रॉप है जो आई इसके जिसने जगह ली है वो है तिल।
अच्छा, तिल भी एक तिल अच्छी ने- फसल है, नो डाउट। तिल ने मेरा बहुत ज़ाती सी- तजर्बा बहुत हाँ अच्छा जी, रहा है। और तिल ने इसकी जगह ली है। और मैंने ये नहीं कहता फार्मर को वो तिल ना लगाए, लेकिन जो राइस और शुगर केन है जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ये पानी चूस रही है, पानी ज़मीन चूस से। रही है हमारा ज़मीन का, झांका, हाँ मैं जी। समझता हूँ कि पानी ही सारा पूरे पंजाब में यही पूरे हालत है। पंजाब में ही, हाँ। और जब कॉटन के साथ राइस के क्रॉप हम लगाते हैं तो उस वक्त ह्यूमिडिटी जो है हवा में वो बढ़ जाती है, नमी नमी ज़्यादा रात होती है। उठते हैं। जब मसलन आप ये बात मैं थोड़ा उससे मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे किसान भाइयों के लिए कि जब हम पानी लगाते हैं उसके बाद धूप पड़ती है, हाँ जी, बुखारात उठते हैं, बुखारात और उठते साथ हैं, अगर कॉटन काश्त की है उससे मुतासिर वो मुतासर होती है। वो ह्यूमिडिटी की वजह से जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो वो कॉटन जो है वो अफेक्ट होगी, उस पर इंसेक्ट ज़्यादा आएंगे, बीमारियाँ ज़्यादा आएंगी उसकी वजह से। तो हमारी जो क्रॉप जो कॉटन की फेल हुई है ना, नाकाम हुई है इस एरिया में, उसकी मेन रीज़न यही है कि दूसरी क्रॉप जो है ज़्यादा वो वाटर साथ रिक्वायरमेंट काश्त वाली वो आ गई हैं, वो साथ लगी होती हैं, उसकी वजह से फिर जो इसके पे ज़्यादा असर पड़ा है, वो मुतासिर वो मुतासर हुई हैं। लेकिन अब पहले था हमारा डिपार्टमेंट मना करता था कि अर्ली कॉटन नहीं लगानी। अच्छा, ठीक है। 2-3 साल बल्कि 3-4 साल पहले हमारी तरफ से ये बैन थी, 144 भी लगाई है इस पे भी अर्ली कॉटन नहीं लगानी, और FIR भी हमारे डिपार्टमेंट ने करवाई है फार्मर पे। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने ये राहत दे दी है कि हमारी रिकमेंडेशन नहीं है अर्ली लगाने की, लेकिन आपने कुछ नहीं करना, किसी को जो लगाता है तो वो लगाने अच्छा, दो टाइम उसको। क्या है फिर आप हमें टाइम बताएं ना कि हाँ, क्या टाइम इसका है 15 अप्रैल से 31 मई तक। यानी 31 मई इसकी फाइनल डेट है, हाँ, इस तक 31 मई आपको काश्त कर उस लेना वक्त चाहिए। काश्त कर लेनी चाहिए 31 मई तक। अच्छा, इसको। एक और बात कि इसके बाद फिर बंदा क्या फसल काश्त करे? अगर गंदा आपने कॉटन कर ली है, कॉटन तो जी। चलेगी नवंबर दिसंबर तक। जब नवंबर दिसंबर तक ये चलती है तो फिर डिस्टर्ब करती है ये गंदम के सीज़न को, नहीं, गंदम ये- का, क्योंकि ये अक्टूबर तक एंड चलती है, अक्टूबर तक। अक्टूबर यानी इसे काश्त करके आप गंदम हाँ, काश्त कर गंदम काश्त हो सकती है इजीली, आसानी से गंदम काश्त हो जाती है। अच्छा, अब बात रहेगी कि इसके नुकसानात के हवाले से कि इस पे अटैक कौन कौन से हो सकते हैं और उनसे बचना कैसे है, ये नासिर साहब बताएंगे। हाँ, पहले तो ये है कि सर, क्योंकि देखें आपका पेज माशाल्लाह पूरी दुनिया देखती है, जी जी। तो हमने कोशिश की है झांग में जो है 2 साल में 250 फर्टिलाइज़र को खुफिया तौर पर सैंपल किया गया, अच्छा, जिसमें मेरे पास 8-9 केसेस हैं जो कि वाकई अनफिट थे, जिन पर FIR हैं, कोर्ट में केसेस हैं, उनको हमने सजा दिलवा रहे हैं। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हमारे हर फार्मर को 1 नंबर खाद मिले, ठीक है। 1 नंबर बीज मिले, 1 नंबर उसको पेस्टिसाइड मिले। बाकी रह गया मसला कि जो है कपास का जो मसला था पानी की वजह से, यानी कि धान की वजह से, तो हुआ ये कि इसमें जो ये रूट है इसकी टैप रूट होती है, बहुत गहरी जट जाती है। तो धान जो है ज़मींदार उसको कम्पैक्ट करते हैं, कद्दू करते हैं, उसकी पहले मसाम बंद कर देते हैं। तो कद्दू वाली ज़मीनें जिनके मसाम बंद हो चुके हैं वहाँ पे कपास नहीं होती, तो उसको चीदल करना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई कपास पे नुकसान कौन से कीड़े करेंगे। यही ना, वो गुलाबी सुंडी आ गई, तेला आ गया, मक्खी आ गई, ये उस तरफ आ रहा हूँ। जो 3 जीन इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं उसमें ना तो वायरस आएगा इंशाल्लाह, ठीक, ना उसमें गुलाबी सुंडी आएगी, और अगर जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो हम ग्लाइफोसेट स्प्रे करेंगे और हमारी जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कपास को कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये सही जो तरीका कार जिससे हाँ, आप ये 3 जीन इसलिए कहते हैं ना उसको, 3 जीन इसलिए कहते हैं। 2 मेन कीड़े हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे फार्मर को भी परेशान कर रहे हैं। वो तेला है, सब्ज़ तेला जिसको हम कहते हैं, और सफ़ेद मक्खी। तो ये फार्मर को बार बार समझा रहे हैं कि जितना सकुलेंट आपका पौधा होगा उतना, जितना यानी कि उसमें रस ज़्यादा चल रहा होगा उतना ही सेकेंड ज़्यादा है। तो वो सकुलेंट क्यों होता है? जब ज़िम्मेदार लाइन बना के यूरिया लेने आता है, अगर उसको बैलेंस खादें देगा ना, उसके पत्तों से रस नहीं टपकेगा और वो फल की तरफ आए। अच्छा, ये बात है अच्छा, कि हाँ, खाद का बैलेंस होना भी। फिर यहाँ ये भी बताएं ना कि 1 एकड़ में कितनी खाद देनी चाहिए, ये भी फिर आप बताएं ना हमारे। बिल्कुल, मैं कहता हूँ 16 एलिमेंट हैं जो पौधे को चाहिए होते हैं, ठीक है, जिसमें NPK, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, आयरन, माल्बोडिनियम, मैंगनीज और कोबाल्ट। कुछ चीज़ें थोड़ी चाहिए होती हैं। अब सल्फर
अब किसान को ये नहीं पता, मैं आप जो चीज़ें बता रहे हैं ना, आम किसान को सर ये नहीं पता लग सकता। उसे ये पता चलता है कि यूरिया किस वक्त देनी है, खाद किस वक्त, उसे दो ही चीज़ें याद है, यूरिया और खाद। उससे इन बारीकियों का नहीं पता। मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें ये बता दे कि ये सारे का अल्टरनेट है जिसका नाम फलां है, ये आप डाल इस इतनी मिकदार। चलो मैं बताता हूँ। जी सर। ये सारा जो है ना, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट। हमारे 6 एलिमेंट ऐसे हैं वो जो आते हैं मैक्रो में, 6 नहीं ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा। उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्लोराइड है। इस तरह ये 7-8 जो आते हैं मैक्रो में आते हैं जो, और बाकी जो है वो माइक्रो हैं जो, उसमें हमारे बाकी जितने भी बताए हैं, जिंक है, आयरन है, मैंगानीज़ है, कॉपर है, ये बहुत कम मिकदार में फसल को चाहिए होते हैं इनके। लेकिन ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से कुछ 3-4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी हमारी ज़मीनों में डेफिशिएंसी शुरू हुई है, और बाकी जो वो इतनी मिकदार में मौजूद हैं कि वो फसल की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं वो। अच्छा, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती इस्तेमाल करने की। अब एक और बात आ जाती है कि किस किस्म की ज़मीन पर कॉटन काश्त की जाए तो बेहतर पैदावार हासिल की जा सके। ज़मीनों की भी किस्में हैं ना, कोई बहुत अच्छी हैं, कोई रेतली हैं, कोई मिक्स हैं, तो कोई पक्की हैं। तो ये किस किस्म की ज़मीन पर बेहतर इसकी पैदावार ली जा सकती है, ये भी आज हमारे। हाँ जी, ये मेरा ज़मीन जो है ना वो बेहतरीन है इसके लिए है। मेरा ज़मीन कहते हैं कि इसमें दोनों खसूसियत होती हैं, जो है ना, रेतली भी होती है, रेत भी होती है इसमें, ठीक है, दूसरी ज़मीन मिट्टी भी होती है, मिक्स दोनों मिक्सचर होता है ये। जब मेरा ज़मीन होगी तो उसमें ये कॉटन क्रॉप जो बेहतरीन पैदावार देगी उसमें, जबकि जो कलई साल है हमारी जिसमें चिकनी मिट्टी होती है वो राइस के लिए बड़ी बेहतरीन है। चलें जी, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत साजिद महमूद साहब से सच्ची खरी और सीधी बातें पूछना चाहेंगे और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहेंगे ताकि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम का फ़ायदा हासिल हो सके। एक ब्रेक और फिर वापस आ रहे हैं हम प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे मेहमान हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ़ झंग साजिद महमूद कासिम साहब। इनसे जानते हैं कि 12 रेस्टोरेंट पर आकर इन्हें इसकी सर्विस, इसकी टेस्ट और इसका एनवायरनमेंट कैसा लगा। जी सर। जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया, और टेस्ट के हवाले से मैं कहूँगा बेहतरीन टेस्ट, और मैं ये भी कहूँगा कि शायद मैंने ऐसा टेस्ट पहले चेक नहीं किया किसी जगह नहीं मिला। हाँ, और इन्वायरमेंट कैसा लग रहा है यहाँ? हाँ, इन्वायरमेंट तो बिल्कुल महसूस हो रहा है कि जैसे बिल्कुल ही हम नेचुरल इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं इस वक्त। यहाँ आके जंग नहीं लग रहा, पता नहीं लग रहा जंग में बैठे हैं, किधर बैठे हैं। अच्छा, यहाँ की सर्विस के हवाले से आपको? हाँ, सर्विस भी बहुत अच्छी थी। नासिर साहब, आप असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ? ये जो है ना, समझें कि एक किस्म का यूनिक तजर्बा नज़र आ रहा है कि जितने भी रेस्टोरेंट हमने चेक किए हैं ना, तो उनमें ये हर जगह पे घुटन सी पाई जाती है। जी जी। यहाँ पे इन्वायरमेंट बिल्कुल फ्रेश, ओपन मॉल है, रूफ टॉप पे आप बैठे। सेकेंडरी फैमिली भी जगह जगह पर हैं। किसी किस्म की किसी फैमिली को मतलब समझे कि और किस्म का माहौल का सामना नहीं करना पड़ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे सारे अपने घर में बैठे, ऐसे ही है ओपन मॉल। और इसका सर्विस के हवाले से और टेस्ट कैसा लगा आप? ज़बरदस्त यार, टेस्ट और जो सर्विस का मयार बिल्कुल, यानी कि स्किल्ड लोग
और मैं तो कहूँगा कि मैं तो सोच रहा था एक दो दोस्तों के साथ पार्टी का तो और फैमिली का तो यही है ये एक अच्छी जगह आपके लिए। अच्छा, अब बात करते हैं हम पहले कॉटन के वाले से, क्योंकि ज़राअत ऑफिसर्स हमारे साथ हैं, इनसे हम जान रहे थे कि गंदम की फसल के बाद कॉटन काश्त की जाए तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन एक और फसल भी है आजकल, तिल और तिल्ली, दो एक ऐसी आइटमें हैं जो काश्त की जाएँ, तो इसके भी किसान जो है ना झंग के ख़ास तौर पर लग रहा है कि इस पर भी फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कासिम साहब से कि ये बताएं कि तिल और तिल्ली में फ़र्क क्या है, उसके बाद बाकी सवाल। वेलकम बैक। जो तिल और तिली, असल में ये दोनों फसल जो है वो तिल की तेली है। अच्छा। सेसम क्रॉप ये दोनों जो है, जिसका जो वैरायटी जो ब्रीक वैरायटी है उसको तिली कह देता है फार्मर। अच्छा। और जो मोटी वैरायटी है उसको तिल कह देता है। अच्छा। है दोनों सेम सेसम ही है, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसमें सिर्फ इनका टाइम ऑफ सोइंग जो है वो फ़र्क होता है, डिफ़र करता है। जो तिली है वो अर्ली लगती है। अच्छा। जो तेल है वो ज़रा लेट लगते हैं, जो जाके जून में लगेंगे। अच्छा, इसका बेस्ट मौसम कौन सा है? इसका बेस्ट टाइम जिसे कहा जा सकता है वो कौन सा है? यानी तिल्ली को अगर काश्त करना हो तो किस टाइम पे काश्त करना चाहिए? हाँ जी, तिल्ली जो है वो हम 15 अप्रैल से मई का महीना जो काश्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद तिल जो है वो हम 15 मई से आगे ऑनवर्ड जो है जून का माह वो काश्त करते हैं इसको। अच्छा, इसमें और दूसरा ये कि इसमें काश्त का इसका तरीक़ाकार क्या है और इसकी ख़र्चा कितने का आ सकता है? इसका जिसकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, अगर हम 2 बैग नाइट्रोफास डाल लें इसको तो वो सफिशेंट है इसके लिए। अच्छा। इसके अलावा इसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती बाद में, क्योंकि ये है, इसको हमें लेगुमिनस क्रॉप है, जो फलीदार जो फसल इसको कहते हैं। उसकी खसूसियत ये होती है कि उसकी जड़ों में नोड्यूल्स बनते हैं, वो हवा से नाइट्रोजन फिक्स करके वो क्रॉप को थ्रू आउट जो है शुरू से लेकर आखिर तक नाइट्रोजन प्रोवाइड करते रहते हैं। अच्छा। तो इसलिए इसको नाइट्रोजन की या यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती बाद में लगाने की। अच्छा, यानी फिर आपने उसमें यूरिया नहीं डालना उसमें। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा नासिर भाई कि इसकी पैदावार कितनी हासिल की जा सकती है? तिल की पर एकड़ के हिसाब से अगर देखें हम तो कितनी पैदावार एक किसान इसे ले सकता है? सर ये होता है कि जो तिल थे ना हमारी ट्रेडिशनल है, जो क्रॉप चल रही थी उसको हम तिल कहते थे। जी जी। में फल ऊपर जाकर लगता है। जी जी। जो वैरायटीज अब हमने डेवलप की TH6 है, TH5 है, हेरी है, नया पर्ल है, तो ये हमने इसको प्रूव किया। अब ये शुरू से ही फल उठा लेते हैं, तो जब शुरू से ही फल लेकर चलती है तो इसको हम तिल्ली का नाम देते हैं। अच्छा। और इसमें जो आप देखें कि अगर वाकई जिस तरह बॉस ने कहा है कि आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वगैरह बैलेंस डालेंगे तो पैदावार ज़्यादा होगी। बैलेंस पैदावार हमारे पास झांग में आ रही है 8 से 12 मन। ठीक है, यानी कि जो एवरेज आ रही है। इसकी पोटेंशियल 18 मन और रेट इसका 15,000 है पिछले साल जो रहा। अच्छा, 15,000 तक गया है पर मन के हिसाब से। अब 18,000। हाँ जी। ठीक है, तो आप ये मशवरा देते हैं कि किसान अगर जो कॉटन नहीं काश्त कर पाता, जिसका खर्चा ज़्यादा है, तो वो तिल काश्त कर ले। बिल्कुल करे। अच्छा, इस दफ़ा ये भी चांस है 20 से ऊपर रेट जाए इसका, तिल्ली का। तिल या तिली जो भी है, दोनों चीज़ें, दोनों सेसम है दोनों ही। अच्छा, दोनों ऐसी। और जून तक आप काश्त कर सकते हैं? हाँ, जून तक काश्त कर सकते हैं और ये बेस्ट फसल है। अच्छा, इसमें अगली बात आ जाती है, किसान देखता है कि खर्चा किस पे, इस पे कितना है खर्चा पर एकड़? आप देख लें, इसका जो है गवर्नमेंट ने इसमें सब्सिडी भी दी हुई है। अच्छा। जो सीड है, जब सीड उसने फार्मर ने लेना है, ठीक है, तो उस वक्त उसको फौरी तौर पे उसकी सब्जी जब उसने बैग खोलना है, थैली खोलनी 2 किलो की उसकी, तो फौरी तौर पे उस पर कूपन निकलेगा, तो कूपन का नंबर अपने शनाख्ती के साथ वो सेंड करेगा, गवर्नमेंट की जो दिया हुआ है, तो फौरी तौर पे उसको सब्सिडी के पैसे जो है ना 50% वो आ जाएंगे उसको। अच्छा, उसके बैग में ठीक हो गया, उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और जो बाकी होंगे वो जब फसल काश्त करेगा, तैयार करेगा, उसकी डिपार्टमेंट का आदमी जाएगा, वो उसकी वेरिफिकेशन करेगा, बाकी उसको फिर सब्सिडी बाकी पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें भी फिर बीज का कोई चक्कर हो, कोई अच्छा बीज, कोई बुरा बीज, जिस तरह वैरायटीज़ होती हैं, तो कोई अच्छी वैरायटी आप हमारे जो नाजरीन है जो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइड करेंगे कि अगर उसने तिल या तिली काश्त करनी है तो कौन सी वैरायटी काश्त करें? तो जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव वैरायटी है वो TH6 है। TH6 ये नोट कर लीजिएगा जी, TH6। हमारे किसान भाई जो तिल या तिली काश्त करना चाह रहे हैं, TH6 वैरायटी ऐसी वैरायटी है। दूसरी वैरायटी जो है वो TH5 है। TH5 भी। और तीसरी नयाब पर्ल। अच्छा, ये TH6 और नयाब पर्ल पे हमने 2,000 रुपये का कूपन डाल दिया हर बैग। ठीक हो गया।
ठीक हो गया। फार्मर को ये 1400-1500 का यानी कि मुख्तलिफ कंपनियों में खर्चे का मसला होता है, किसी का 100 अच्छा। काम, किसी का ज़्यादा, तो वो मिल जाएगा और 2000 रुपये उसको गवर्नमेंट ने दे दी। अच्छा, इसकी तिल की वैरायटी पे बात हो रही थी, जैसे आपने बताया TH6 है, इसी तरह आपने एक दो और बताई नयाब पर्ल है, TH5 है और इसमें नयाब पर्ल और TH6 पे 2000 का कूपन है। जो 2 वैरायटीज गवर्नमेंट ने सपोर्ट किए हैं, इस पे 2000 रुपये का टोकन। ठीक है। अब मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये तिल का जो ऑयल है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज का टॉप का फर्स्ट स्टोन है। इस पे सारी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आपकी खड़ी है। जो लोशन बन रहे हैं, जो पाउडर बन रहे हैं, जो भी सिस्टम बन रहे हैं, जो भी मतलब क्रीमें बन रही हैं, उसमें बुनियादी चीज़ जो है वो ऑयल है तिल का। और सेकंड जो आपका ये प्रिंटिंग प्रेस, अच्छा। उसकी जो प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर और फुटस्टेट प्रिंटर, उसका जो फीलिंग है वो ऑयल है आपका तिल का। ये अच्छा। बड़ी अच्छी बात है। हाँ, सेकेंडली इसमें तो ये तो हमें बाहर से बहुत महंगा मिलता है। अगर पाकिस्तान की आपकी इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है तो करोड़ों रुपए का फायदा। और फिर इसका जो फोक है यानी कि तूड़ी जिसे कहा हाँ, जिसको भूसा कहते हैं, जो इसका भूस है यानी कि तेल निकालने के बाद बाकी छिलका, वो आपका बेकरी इंडस्ट्री की बुनियाद है। तिल वाले नान, रोगनी नान, ऐसे रेबड़ियाँ, सारे इसके साथ। हम समझते हैं कि वो असल तिल है, असल में वो भी उसका जो है ना निचोड़ निकाल के फिर इन्होंने ऑयल निकालने के बाद वो तिल हमें लगा कर देते हैं। हाँ, और हम बड़े खुश होते हैं तिलों वाले नाम। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि आपने कॉटन इंडस्ट्री के हवाले से ख़ास तौर पर उसे बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट जो इक़दाम कर रही है, छंग में आपने एक सहूलत बाज़ार लगाया हमारे किसान भाइयों के लिए, ये कब तक होगा और उसमें किसान के लिए क्या इंफॉर्मेशन होगी? ये जो सहूलत बाज़ार लगाया जो हम, जिसका सोइंग सीज़न जो है ना, जी थ्रू आउट सोइंग सीज़न 31 मई तक है इसका। ठीक है। तो 31 मई तक ये चलेगा सहूलत बाज़ार जो है। तो इसमें फार्मर को कंट्रोल रेट पे जितने इनपुट्स हैं काटन के लिए वो मुहैया की है, अवेलेबल होंगे। सस्ता बीज मिल सकता है, सस्ता बीज है, सस्ती खाद मिल सकती है, और सस्ते स्प्रे मिल सकते हैं, और अच्छे स्प्रे क्वालिटी के। बहुत शुक्रिया। असल में तो अपना सैयद साहब बात ये है कि इसमें देखना ये है कि फार्मर की जो भी ज़रूरत काटन के हवाले की है ना, वो एक छत चले उसको मिलेगी और उसको गवर्नमेंट रेट पे मिलेगी। ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया और हमने अपने किसान भाइयों को इसमें मुफीद मशवरे ज़राअत ऑफिसरान से लेकर दिए कि आप कॉटन काश्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और कॉटन अगर आप काश्त नहीं कर पाते तो आप तिल या तिली काश्त करेंगे तो तब भी आप लाखों क्या करोड़पति बन सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अला निगहबान।